नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमारे देश के विदेश मंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, उसके अलावा देश की आबादी से रिलेटेड। इन्होंने यहाँ पर पहली बात तो ये कहा है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स आज के समय कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहे भारत की विदेश नीति पर। इन्होंने ये कहा है कि देखो, एक टाइम पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था वोट बैंक पॉलिटिक्स का देश की विदेश नीति पर, मगर आज के समय इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ये अपने आप में मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जयशंकर साहब ने यहाँ पर इजराइल का एग्जाम्पल दिया है और ये कहा है कि इजराइल से इंडिया ने प्रॉपरली अपने रिलेशंस कई सालों तक इसलिए डेवलप नहीं किए क्योंकि सरकार को डर था कि देश में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की इक्वेशन है वो खराब ना हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जयशंकर साहब ने कहा क्या है, इजराइल से ओवर द ईयर्स इंडिया को क्या बेनिफिट मिले हैं, आबादी को लेकर जयशंकर साहब ने क्या कहा है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत अपने इतिहास में पहली बार अपना रक्षा मंत्री इस कंट्री में भेजने वाला है। आपको बताना ये कौन सा देश है जहां पर इतिहास में पहली बार इंडिया अपना डिफेंस मिनिस्टर भेजेगा। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ कोरिया, मंगोलिया, सऊदी अरेबिया या फिर नॉर्थ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ डॉक्टर अजय शंकर ने यह कहा है इजराइल के बारे में। अगेन ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमको एक इंसाइट मिलती है कि आज के समय भारत की विदेश नीति किस तरीके से फॉर्म हो रही है। इन्होंने ये कहा है कि देखो, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कई सालों से चलती आ रही है और बात भी यहाँ पर सही है। जब से इजराइल बना है 1948 में, तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि लगातार इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में रहा है। मगर यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, इंडिया में वोट बैंक का इशू था, उसकी वजह से इंडिया जो एक बार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकता था इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करके, हमने हमेशा इजराइल के साथ अपने रिलेशंस छुपा कर रखे, दबा कर रखे। और 2017 में इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये देश के पहले पीएम बने जो इजराइल की धरती पर गए और वहाँ पर इजराइल के पीएम से मिले। अब यहाँ पर आप पूछेंगे वेट, हिस्टोरिकली ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया शर्माया है कि इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, जयशंकर साहब यहाँ पर हवा में बात नहीं कर रहे कि इंडिया इजराइल के साथ एंगेज करता था, मगर बहुत सीक्रेटली छुप के। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कई बार तो हमने इजराइल को ये कहा है कि हमको वेपन्स भेज दो, मगर बक्सों में लिखना मत कि ये इजराइल से आए हैं। ये एक्चुअली हुआ था 1962 की वॉर में। 1962 में आपको पता होगा इंडिया चाइना की वॉर हुई थी ना। वॉर के दौरान इंडिया को ऑब्वियसली वेपन्स की कमी महसूस हुई। इंडिया ने कई कंट्रीज़ को कहा कि आप प्लीज़ वेपन सेंड करिए, हमें इनकी आवश्यकता है आज के समय। जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि देखिए, वी आर इन नीड, आप हमारी हेल्प करिए, हमें हथियार भेजिए। इजराइल हमेशा से, इवन 1962 में आप अगर देखो तो इंडिया ने प्रॉपरली अपनी एम्बेसी ओपन करी नहीं थी इजराइल में। इंडिया ने ओपनली अपने रिलेशंस आप कह लीजिए डेवलप किए नहीं थे इजराइल के साथ, मगर इजराइल इंडिया की हेल्प करने को तैयार हो गया। इजराइल ने कहा कि ठीक है, हम आपको वेपन्स भेजेंगे। इवन दो इजराइल पर खुद काफ़ी बार आक्रमण किए जा रहे थे, सीरिया द्वारा, इराक द्वारा, आसपास के अरब कंट्रीज द्वारा, मगर इंडिया की एक कंडीशन थी। नेहरू साहब ने यहाँ पे चिट्ठी में ये लिख दिया। अगेन इस पर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा द हिंदू का, इसको आप सर्च करेंगे इस आर्टिकल के टाइटल को, विद नेहरू राइटिंग टू इट्स पीएम इजराइल गेव आर्म्स टू इंडिया इन 1962। ये आपको आर्टिकल मिलेगा, इसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि नेहरू जी ने लेटर में ये लिखा है इजराइल को कि आप हथियार तो भेज देना, मगर उसमें इजराइल का झंडा मत लगाना, हमारे यहाँ लोगों को पता ना लग जाए कि हमने इजराइल से हेल्प मांगी है। अब इजराइल ने जब ये बात सुनी, ऑब्वियस सी बात है किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री को चोट महसूस होगी। इजराइल के पीएम ने भी सेल्फ रिस्पेक्ट से यहाँ पर कहा, नहीं तो एक बार को फॉरेन पॉलिसी या फिर आप कह लीजिए फ्यूचर डिफेंस सेल के लालच में ना कोई कंट्री होता कहता कि ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, किसको पता लगना है, इजराइल के झंडे उतार के भेज दो। मगर इजराइल के पीएम ने उस वक्त एक स्टैंड लिया। इन्होंने इंडिया के पीएम को कहा कि अगर इजराइल का झंडा नहीं आएगा ना साथ में, तो इजराइल के हथियार भी नहीं आएंगे। और उसके बाद देखा गया कि जब इजराइल के हथियार इंडिया को मिले तो बक्सों पे एक्स्ट्रा लार्ज झंडे भी लगे हुए थे कि जी ये हथियार जो इंडिया को मिले हैं ये इजराइल से आए हैं। तो ये आप कह लीजिए एक एग्जाम्पल है। और ये जो इंडिया की पॉलिसी है कई सालों तक, कई दशकों तक चली, जहाँ पर सीक्रेटली हम मोसाद के साथ, इजराइल के साथ, इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट भी कर रहे थे, मगर साथ ही साथ हम ये भी नहीं चाहते थे कि दुनिया ओपनली इंडिया को देखे एज ए फ्रेंड ऑफ इजराइल। मगर पिछले 7-8 साल में आप अगर देखो तो जब से इंडिया ने
अपने रिलेशंस ज़्यादा ओपन किए हैं विद द कंट्री ऑफ इजराइल, हमको बेनिफिट इसका कुछ ही सालों में दिखा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, साउथ एशिया में आप अगर मुझसे पूछे तो सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक ही आंसर दूंगा, पानी। हम पाकिस्तान में देख चुके हैं कि पानी की मिसमैनेजमेंट, वाटर मिसमैनेजमेंट से क्या तबाही आई है। पाकिस्तान की सरकार ने खुद एडमिट कर दिया है कि उनका देश 10 साल पीछे जा चुका है। कितनी बड़ी बात होती है, 1 दशक की तरक्की पाकिस्तान में मिट चुकी है। जो सड़कें बनाई थी, जो इनके गांव कनेक्ट हुए थे, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। इंडिया में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इजराइल से सीखें कि वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन कैसे करते हैं। और इसीलिए इजराइल ने ना सिर्फ इंडिया के लिए एक स्पेशल वाटर अटैचे बना रखा है इन दिल्ली। इसका मतलब क्या है, वो अटैचे देखो होता है कि एक स्पेशलाइज्ड ऑफिस एक एम्बेसी में, तो मतलब कि दुनिया के किसी भी कंट्री में इजराइल ने ना पानी के मैनेजमेंट को लेकर इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई जितनी इन्होंने इंडिया के केस में दिखाई है। लिटरली आप कह लीजिए इजराइल के एक्सपर्ट्स हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं हमारी सरकार को कि कहाँ पे डैम्स बनाने हैं, किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट आप कर सकते हो, पॉन्ड्स आप कहाँ पे बना सकते हो, रिजर्वायर किस टाइप के होने चाहिए। तो ये सब इजराइल ने 2020 से करना स्टार्ट किया है और इसका यहाँ पे आप देखोगे मेजर बेनिफिट इंडिया को दिखेगा आने वाले कुछ सालों में। उसके अलावा आप अगर देखें, हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इंडिया एक यूनिक ग्रुप का पार्ट होगा, I2U2, जिसमें यूएसए है, इजराइल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और इंडिया है। फिर इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो, हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इजराइल के साथ हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे और यूएई, इंडिया, इजराइल तीनों मिलकर टारगेट रखेंगे कि आपस में ना $100 बिलियन का हम ट्रेड करेंगे बहुत ही जल्द। इसके बारे में यूएई और इजराइल दोनों कह चुके हैं कि 2030 तक ना ये तीनों कंट्रीज मिलकर $110 बिलियन का ट्रेड करना चाहती हैं, ये टारगेट है। और इसी के लिए आप देखोगे इसी साल में 2022 में इंडिया और इजराइल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन करेंगे। यूएई के साथ ऑलरेडी हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। अब हम 2022 में ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश की बड़ी कंपनीज अब इजराइल के जो बंदरगाह हैं, जो इनके पोर्ट्स हैं, ये भी परचेज कर रही हैं। और इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट क्या आती है, इजराइल की तरफ से इनका मीडिया ये कहता है कि अडानी ने जो हाइफा पोर्ट एक्वायर किया है ना, ये एक स्ट्रैटेजिक परचेज है। इजराइल चाहता था कि इंडिया की कंपनी यहाँ पर आए और ये पोर्ट एक्वायर कर ले। यहाँ पर प्राइस हमने देखा ही नहीं कि क्या उन्होंने पैसा ऑफर किया है, क्या पैसा दिया गया था। प्राइस वॉज नॉट इवन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मेन इशू ये था कि इंडिया की कंपनी होनी चाहिए जो हाइफा पोर्ट एक्वायर करेगी। ऑब्वियसली ये सब चाइना को दूर रखने के लिए किया गया था। तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और ये सब बेनिफिट्स हम लोग पहले उठा सकते थे। ये बात जयशंकर साहब ने ओपनली बोली है कि जो काम हमने पिछले 7-8 साल में किया है, ये अगर 20 साल पहले हो जाता ना, तो इंडिया इजराइल के रिलेशंस आज के समय और ही लेवल पे होते हैं। डिफेंस के मामले में हम बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, बट अ लॉट ऑफ ईयर्स वर अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है कि एक कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, वहाँ पर लीडर्स अपने इंटरेस्ट ना देखें। इसके बारे में एक कोट है बाय वेरी फेमस जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जोसेफ नाई। इनके बारे में आपको पता होगा, जो आज के समय थ्योरी है ऑफ नियो लिबरलिज्म। इन्होंने इस थ्योरी को को डेवलप किया था और बिल क्लिंटन की सरकार के अंडर भी ये सर्व कर चुके हैं। तो इनकी ये फेमस कोट है कि राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट, ये प्री डिटरमाइंड होता है जियोपॉलिटिक्स या फिर उस कंट्री के इतिहास के हिसाब से। और जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करते, वो कंसर्न होते हैं अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो एक बहुत ही ऑब्वियस बात है कि इंडिया के अच्छे रिलेशंस होने चाहिए विद द कंट्री ऑफ इजराइल, क्योंकि इससे इंडिया के लोगों का भला होगा ऑल टुगेदर। कोई सिंगल लीडर अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर इजराइल के साथ रिलेशंस खराब करके रखता है तो दैट इज बैड फॉर नेशनल इंटरेस्ट। तो खैर ये सब बातें बोली है जयशंकर साहब ने। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि देखो देश की जो पॉपुलेशन है ये बहुत ही तेज़ी से ऑलरेडी गिर रही है। इनसे बेसिकली ये पूछा गया कि देश में हमको क्या कोई लॉ पास करना चाहिए जिससे पॉपुलेशन तेज़ी से गिर जाए, जैसे चाइना ने किया था एक टाइम पर कि 1 फैमिली 1 चाइल्ड। क्या वैसा लॉ इंडिया में लेके आए? तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इस आइडिया के ये सख्त खिलाफ है। फोर्स्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक आबादी को ज़बरदस्ती गिरने की कोशिश करते हो तो इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन फिर ज़बरदस्ती गिरती है तो उसके बाद स्टेबलाइज नहीं हो पाती। अब चाइना में आप अगर देखो
पॉपुलेशन इतनी तेजी से गिर रही है कि इनकी सरकार चिंतित है। अचानक से हमने देखा है कि चाइना की सरकार ने अपने लोगों को छूट दे दी है कि ज़रा बच्चे पैदा करिए, शादी करिए, क्योंकि चाइना में शादी के जो नंबर्स है ये 1986 से लेकर अब तक सबसे लोएस्ट है। तो जयशंकर साहब ने यहाँ पर कहा है कि ज़बरदस्ती तरीके से जिन देशों ने अपनी आबादी कम करी थी वो आज के समय भुगत रहे हैं, उनसे हमको सीखना ये चाहिए कि नेचुरल तरीके से अगर आबादी कम होती है, मतलब कि अपने आप लोगों की एजुकेशन बढ़ती है, सोशल अवेयरनेस बढ़ती है, एक बेसिक कॉमन सेंस लोगों में आती है कि अगर हमारे कम बच्चे होंगे तो उनकी एजुकेशन पर, उनकी परवरिश पर हम ज़्यादा पैसे खर्च पाएंगे, उनका फ्यूचर ज़रा ब्राइट होगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब पॉपुलेशन में आ जाती है तो अपने आप पॉपुलेशन बैलेंसिंग हो जाएगी। सरकार को ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है और फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल अपने आप में डेमोक्रेसी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में क्या आप भारत के विदेश मंत्री से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर पहली बार एक कंट्री को विजिट करेंगे तो ये देश कौन सा है? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया बिल्कुल नहीं है। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी द कंट्री ऑफ मंगोलिया। यहाँ पर आप देख पाओगे फर्स्ट एवर विजिट बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर टू ए स्ट्रेटेजिक ईस्ट एशियन कंट्री, ये देश है द कंट्री ऑफ मंगोलिया। और यहाँ पर राजनाथ सिंह जी 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक रहेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, IIT, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है IIT एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए IIT पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।